नमस्कार बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेमचंद के फटे हुए जूते, और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। आज हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 में 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 1995 में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? 1922 1922 में। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था। उन्होंने एमए कहाँ से किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। और उनकी जो पहली पत्रिका थी वो कौन सी थी? जबलपुर से कौन सी पत्रिका निकली थी? वसुधा नामक पत्रिका निकली थी। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1995 में, 1995 में। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी यानी कि आगे है। परसाई जी की कृतियाँ में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागपनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह। वैष्णव की फिसलन तिरछी रेखाएं, ठिठुर तो हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, और आपको ये जो हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय वो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, वो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये सबके जीवन परिचय आपको अपने होमवर्क में करना है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो देखिए, आपको ये उनका जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ में क्या बताया गया है उसके बारे में एक दो लाइन में हम आपको बता देते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक शीर्षक है पाठ का। निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी, यानी कि कितने वो सिंपल तरीके से रहते थे, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और उन पर उन्होंने व्यंग भी किया है कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। किसके साथ खिंचा रहे हैं? पत्नी के साथ में। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूंछों चेहरे को भरभरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं। किसके हैं? कैनवास। कैनवास एक कपड़ा होता है, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, मतलब वो ढंग से बंधे हुए भी नहीं हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिनी पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। जब उनके जूते इस तरीके से हैं, क्योंकि इंसान की जो पर्सनैलिटी वो किससे देख लेते हैं? जूतों से देख ली जाती है। अब उनका पहनावा कैसा होगा? ठीक है, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखों की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। देखो बच्चों, आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब कोई इंसान फ़ोटो खिंचाता है तो नए नए स्टाइल में खिंचाता है। ठीक है,
फोटोग्राफर कहता भी है कि रेडी प्लीज़, मतलब अब आप तैयार हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ये परंपरा तो बहुत ज़्यादा चल रही है अब। मोबाइल में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं और स्टाइल से फ़ोटो खिंचाते हैं। परंतु ये प्रेमचंद जी थे, वो क्या है, बिल्कुल सीधे साधे थे। उनको ये भी नहीं थी कि जो उनका जूता फटा हुआ था उसको वो ढक लें। तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, बड़ा अजीब है, या अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह एक ऐसा आदमी है जो खुद को फटे जूते पहन फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या व्यंग किया है कि देखो, इसको इतनी भी नहीं है कि इसके जूते फटे हुए हैं तो उनको कम से कम ढक लिया जाए। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। हमने देखा होगा आजकल तो कपड़े जूते सब किराए पर मिल जाते हैं। लोग तो मांगे गए कोट से वर्द दिखाई करते हैं, यानी कि जब क्या होता है कि दूसरे से मांग ली और शादी कर ली, वो भी नहीं खरीदते हैं। और मांगे की मोटर से बारात भी निकालते हैं। आपने देखा होगा जब दुल्हन को लेकर आते हैं तो किराए पर ही लेते हैं ना गाड़ी। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमने तो जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जैसे फ़ोटो में से खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अब लोग क्या कहते हैं, पहले चलो मैं रेडी हो जाता हूँ और खुशबू वो सेंट वगैरह इत्र वगैरह लगा लेते हैं जैसे, तो कि भाई फ़ोटो में से खुशबू आएगी। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां नौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं। यूँ तो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा ना कि कपड़ों का, जूतों का मनुष्य की पर्सनैलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तुम फटा सा जूता पहने बड़े ठाट से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? उन्होंने कहा कि आखिर जूते फटे तो कैसे फट गए। चक्कर लगाने से जूता फटता है? फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसरो गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे तो उपजत है, तिनको करवो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ की ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सर्दियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। देखिए कि वो देख रहे हैं कि आखिर जूता फटा तो कैसे फटा, उसके बारे में बताया गया है।
तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्करा रही हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ कि वह किस तरीके से आप व्यंग कर रहे हैं मेरे पर। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रही हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीलों से बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई है पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। उसने कहा कि मैं सारी तुम्हारी चीज़ों को समझता हूँ कि तुम किस तरीके से चलोगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।